Now I'm going to start a chapter in political science. All of you need to be very alert while I'm teaching this chapter to you. The reason is कि एक तो ये political science है, तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा off the track. Secondly, from the point of view of your exam, democratic rights, working of institutions are very, very important chapters. In your second term, you carry more weightage of these chapters. अब आप लोगों को पता है, first of all, I'll just summarize the chapter to you a little bit and then I'll start the chapter. आप लोगों को पता है that नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है. And recently we also had what you call as the election of our president, and Draupadi Murmu became the president, the 14th president of India. फिर आप लोग ये भी सुनते हो कि the elections are going to be held. Elections होंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, the same prime minister may come, and then they make some laws, कुछ changes लेकर आते हैं, and then there are some people who implement this law. अब आपने देखा होगा कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, से इट वाज मनमोहन सिंह जी, तो जो उन्होंने लॉ बनाए थे, तो क्या वो चले गए, तो वो लॉ चले गए? नो, नॉट एट ऑल. All those laws which are made by any government will always be there. Because ये जो लॉ होते हैं, जो हम बनाते हैं, जो भी डिसीजंस हम लेते हैं, दे आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. और इसीलिए जब वो लॉ बन जाते हैं, चाहे हमारा गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, फ्रॉम इट मे बी टुडे इट वाज अर्लियर मनमोहन सिंह, अब हमारे नरेंद्र मोदी है, लेकिन वो जो डिसीजंस होते हैं, दे आर ऑल इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलोड अप. उसको हम फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई भी डिसीजन क्यों ना हुआ हो, कोई भी सिस्टम क्यों ना इंट्रोड्यूस हुआ हो. ऐसा नहीं है कि वो लॉ बनाया, वो चले गए तो वो लॉ भी चले गए. नो, दोज लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स. आप में से ऐसे भी बच्चे होंगे, those who wants to become IAS officer, IPS officer. बहुत सारे बच्चे होते हैं those who dream कि वो लोग जो है they should become the IAS officer. So ये IAS officers कौन होते हैं? They are the permanent executives जो गवर्नमेंट के उन डिसीजंस को फॉलो करते हैं by implementing them. But on the other hand, गवर्नमेंट है, डिसीजंस भी रॉन्ग हो सकते हैं. The decisions can be wrong. The decisions may not be according to the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक चीज के लिए certain limits रखे हैं. We have some democratic rights जो आप लास्ट चैप्टर में बाद में पढ़ोगे. तो it should not violate those democratic rights. हो सकता है जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देन फिर क्या करें? देन वी ऑल्सो हैव द जुडिशरी, यानी कि हमारा लॉ, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वेयर वी एज अ कॉमन पीपल, the state government or any other person can raise their objections. तो ये जो तीन हमने पढ़े थे, पहला हमने बोला कि the government which makes a law, which introduces, which changes the existing law, उनको हम लोग बोलते हैं legislative. And
सेकंड हमारे जो है those who implement those law, मतलब वो जो बने हैं उनको implement करना, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये यानी कि एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, यानी कि उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना। एंड तीसरा जुडिशरी। तो ये जो तीनों हैं, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव्स एंड जुडिशरी, इन तीनों को हम लोग बोलते हैं वर्क इंस्टीट्यूशंस। इनको हम हॉरिजॉन्टल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब बराबरी के। एग्जीक्यूटिव के पास, लेजिस्लेटिव के पास अपना पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होता है, जिसमें दे आर गिवन द राइट्स कि वो लोग कहां कहां पर किस तरीके से द लॉ कैन बी मेड। The executives have their own powers how they can be implemented, and judiciary have their own power how they can interpret the law। और अगर उनको लगता है कि द लॉ इज नॉट फॉर द वेलफेयर, तो दे कैन ऑल्सो आस्क द गवर्नमेंट टू टेक। यानी कि तीनों के पास अपने पावर्स हैं एंड तीनों एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। मतलब इट इज दी लेजिस्लेटिव दोज हु हैव टू सी कि जो आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इंप्लीमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं। Political and permanent executives have to see that the laws are made for the people, and judiciary has to ensure कि ये जो laws हैं they are according to the constitution। यानी कि they check each other and they have the powers for self। अपने लिए उनके पास पावर भी है और वो एक दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। That is why we also call such arrangements as balance of powers or horizontal powers. So now we will be studying the chapter कि how the institutions are made, उसका क्या असर होता है, who are the decision makers, then how prime minister works, his cabinet works, how president is elected, what are the functions and powers of President of India, what are the powers of the integrated judiciary in India, and इनको हम elect या select, मैंने दो words use किए हैं, elect and select, because the executives, those who are in the government, are elected through elections, and those who are working as the officers like IAS officers, IPS, they are selected through the examinations। हमारी कंट्री का सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का, ये सब कुछ हम लोग अब पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। Now I'm starting the chapter. To start off with the chapter, सबसे पहले हमारे पास आता है what is a government order। Means कोई भी डिसीजन जो है जब गवर्नमेंट बनाती है तो उसे कैसे बनाती है, तो हम लोग जो है वी आर गोइंग टू डू अ केस स्टडी। मतलब हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड इन इंडिया, कि बहुत पहले, आपको पता है, और मेनी ऑफ यू माइट बी वेल अवेयर, इन इंडिया व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब,
when you are applying for any educational institutions in any area. So we have reservations, जिसमें से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, देन ओबीसी, ऐसे आपके अलग अलग माइनॉरिटीज, ईडब्ल्यूएस दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ऐसे देर आर सम रिजर्वेशंस. अब ये रिजर्वेशंस क्यों है? क्योंकि सालों पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया में जो लोग होते थे वो आपस में भेदभाव करते थे. भेदभाव करते थे तो जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड होते थे, those who were called as the Shudras and all, they were not given any kind of rights. उनको पढ़ने का, मंदिरों में जाने का, पानी वेल से पानी निकालने का, they were not having the rights. So to give them equal rights, some reservations were introduced कि इतने परसेंट, अगर 100 जॉब्स हैं तो उसमें से 10 जॉब जो है दैट विल बी फॉर ओनली दोज चिल्ड्रन हु आर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब. अब उस वक्त पहले 1980s में ओबीसी कोटा नहीं होता था. ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास. सो ये पहले नहीं होता था और उस वक्त एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें ये देखा गया कि जो लोग ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड, मतलब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब छोड़कर और भी बैकवर्ड कम्युनिटीज है हमारे यहाँ पर, उनमें अगर कोई है तो दे वर नॉट गिवन एनी बेनिफिट्स. उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन सेटअप किया. कमीशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी इश्यू पर जो है दे वुड बी टेकिंग द रिसर्च, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. ये जो कमीशन था जिसका नाम था मंडल कमीशन, आपके पेपर का ही क्वेश्चन है ये सारा कुछ. दिस कमीशन वॉज कॉल्ड एज मंडल कमीशन और इसके जो हेड थे उनका नाम था बीपी मंडल, जो कि इनफैक्ट ही वाज गवर्नर इन बिहार, तो उन्हीं के नाम से मंडल कमीशन था. इन्होंने जो है SEBC यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनको डिटरमाइन करने का काम था. अब इन लोगों ने देखा कि देयर वर मेनी पीपल जो इकोनॉमिकली एजुकेशनली जिनको मतलब कि फायदे नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने रेकमेंड किया कि 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब शुड बी अलॉटेड टू देम, जिससे ये जो पिछी मतलब कि हम लोग इनको जो है पीछे बोलते हैं, बैकवर्ड मतलब पीछे, तो ये जो कास्ट है इनको भी फायदा मिलेगा. 10 मंडल कमीशन का जो मतलब ये उन्होंने प्रपोज किया था, दिस वाज ओनली अ प्रपोजल. they said 27% of the total jobs, अगर 100 jobs हैं तो उनमें से 27% should be given to the OBC. शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को तो दे ही रहे थे, प्लस ओबीसी को भी देना चाहिए. बस उन्होंने ये जो है they had just proposed, they had just recommended, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था. अब क्या हुआ, उस वक्त इलेक्शंस होने वाले थे. The elections were supposed to be held. तो जनता दल जो है मतलब दैट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने प्रॉमिस किया if their party comes into power they will implement मंडल कमीशन. उन्होंने कहा कि अगर हमारा जो मतलब की पार्टी है if it comes to power we would implement it. और हुआ भी वही. जनता दल वन द इलेक्शंस और उनका जो लीडर था वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था दैट मंडल कमीशन जो है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड. अब व्हाट हैपेंड,
ही इज वीपी सिंह। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बुलाया वीपी सिंह को जो है टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ही फॉर्म मतलब उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो है फॉर्म कर दिया। नाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पार्लियामेंट में इन्होंने जो है रिकमेंड किया, वीपी सिंह ने रिकमेंड किया that we want to implement the Mandal Commission's recommendation, that is 27% of the total jobs should be given to the OBCs। फिर उन्होंने सिर्फ ये बात अपने कैबिनेट में रखा। फिर पार्लियामेंट में देयर वाज अ डिस्कशन, डिबेट, इस पर बातचीत हुई, डिबेट हुआ एंड 6 अगस्त 1990 इट वाज डिसाइडेड कि इसको रिकमेंड कर दिया जाएगा। नाउ ही एड्रेस द पार्लियामेंट कि अब हम जो है ये लॉ बन गया। नाउ इट बिकेम एन ऑर्डर दैट नाउ ऑनवर्ड्स जब भी गवर्नमेंट में जॉब निकलेगा 27% ऑफ द जॉब्स विल बी रिकमेंडेड, विल बी कंप्लीटली रिजर्व फॉर द ओबीसी। उन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया, लॉ बन गया। इस ऑर्डर को इट वाज गिवन टू ऑल द पीपल जो भी उससे रिलेटेड थे, जो आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, जो लोग गवर्नमेंट के एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, उन लोगों ने ये ऑफिस ऑर्डर 13 अगस्त 1990 को जो है इम्प्लीमेंट किया दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस मच ऑफ जॉब विल बी रिजर्व फॉर, और उसको हम बोलते हैं द गवर्नमेंट ऑर्डर। एंड अल्टीमेटली एक जो इलेक्शन हुआ, सेकेंडली द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट्स, the prime minister and his cabinet ministers debated, and once it was decided it was implemented by the executives। तो यहां पर हमने दो जनों का रोल देख लिया। एक रोल था लेजिस्लेटिव्स का जिन्होंने लॉ बनाया, और दूसरा था एग्जीक्यूटिव्स का जिन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एज वेल एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, द डायरेक्टरेट्स, द मैजिस्ट्रेट्स, द डीएम, जो पर्सोनल के, उन लोगों ने। अब जुडिशरी का क्या रोल आया? अब भाई आप खुद सोचो, आपकी मम्मी ने आपके लिए एक पिज्जा मंगवाया, मम्मी ने कहा बेटा ये पूरा तुम्हें खाना है, और तभी आपके घर में मेहमान आ गए, मम्मी ने कहा बेटा आधा पिज्जा आपको किसी और को देना, तो आप क्या करोगे? आप तो अटैक करोगे, है ना? The same thing happened when people came to know that 27% already SC/ST को दिया जा रहा था, EWS को जा रहा था, माइनॉरिटीज को जा रहा था, 27% OBC को भी जाएगा। तो पूरे भारत में there was widespread protest। If you see your book you will be finding पूरे के पूरे आपके जो DTC के बस थे उनको जला दिया गया था। दिल्ली के अंदर तो काफी वायलेंस था, there was मतलब कि what we can say an ugly violence। चारों तरफ जो है प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी, बसों के बसेस जला दिए गए, कहीं पर किसी को मार दिया गया, एंड देयर वाज एंटायरली अ वायलेंट प्रोटेस्ट इन द कंट्री। क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब हो जाता है यू आर एलिजिबल ओनली फॉर द 50% ऑफ द सीट्स। एंड दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसमें देर आर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो कि इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी और यू आर फ्रॉम SC/ST, अगर आपके जैसे मेडिकल में होता हमने देखा, इवन विथ 120 मार्क्स आउट ऑफ 700 द पर्सन इज मतलब कि उसको टॉप में मिल जाता है, एंड अ जनरल कैटेगरी पर्सन विथ 600 मार्क्स ऑल्सो डजंट गेट द गवर्नमेंट सीट। सो दिस वाज अ मतलब यू कैन से एक तरफ से दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। अब इतना प्रोटेस्ट हुआ कि ये जो केस है इट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और इस केस का नाम था, पेपर में आता है
यूनियन वर्सेस इंदिरा सहानी। इस केस का नाम था यूनियन वर्सेस इंदिरा सहानी। मतलब यूनियन इज फॉर द गवर्नमेंट एंड इंदिरा सहानी वो थे जिन्होंने लोगों के बिहाफ पर, ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉमन पीपल, ये केस डाला था सुप्रीम कोर्ट, और पहले हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में। यूनियन तो गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के खिलाफ डाला था, बट अनफॉर्चुनेटली द यूनियन गवर्नमेंट वन द केस। बट गवर्नमेंट ने एक, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटा सा उसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन मतलब चेंज किया कि जो लोग रिच हैं, क्रीमी लेयर्स, मतलब जो लोग रिच हैं, जिनको ऑलरेडी चीजें मतलब देख दो, उनको जो है ये सारे बेनिफिट्स नहीं देने चाहिए। दिस शुड बी फॉर द सोशली इकोनॉमिकली जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, ओनली दोज पीपल, उनको देना चाहिए। एंड दस वन सिंगल इश्यू ऑफ रिजर्वेशन जो है उसको कितने प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ा। पहले एक कमीशन सेटअप हुआ, उस कमीशन के रिकमेंडेशन को लेजिस्लेटिव्स ने लॉ बनाया, लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव्स ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और जब झगड़ा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो जुडिशरी ने उसके अंदर जो है इंटरप्रेट करके उसको सॉल्व किया। सो देयर वर three people, or you can say three institutions involved. पहले आपके थे लेजिस्लेटिव्स जो कि बनाते हैं हमारे लिए लॉ, देन देवर एग्जीक्यूटिव्स जिन्होंने इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया, एंड व्हेन देयर वाज अ डिस्प्यूट तो जुडिशरी जो है उसने इसको सॉल्व किया। और ये जो तीनों है इनको हम बोलते हैं बच्चे इंस्टीट्यूशंस। वी कॉल देम एज इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ये जो तीन है, दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एनी काइंड ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटिंग इट, एंड ऑल्सो इफ देर इज एनी डिस्प्यूट तो उसको सॉल्व करना। दिस इज द इंट्रोडक्शन what is institution। अब अगला क्वेश्चन होता है कि why do we need institutions। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मैंने आपको बुलेट्स बनाए हैं, 3 क्वेश्चन है। why, क्यों नहीं हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है भाई। सबसे पहले तो अ गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल, भाई हमें कोई ऐसा लेजिस्लेटिव क्या करता, हु इज लेजिस्लेटिव, द प्राइम मिनिस्टर, हिज कैबिनेट्स, उसके जो लोग होते हैं वो होते हैं जो कि लॉ को बनाते हैं। कोई भी लॉ होता है, जैसे अभी हमारे यहाँ पर लास्ट ईयर इन अगस्त जम्मू कश्मीर जो कि पहले इंडिया का कंप्लीट हिस्सा नहीं था, इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। तो ये डिसीजन किसने लिया था, द गवर्नमेंट टुक। किसी के साथ में जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का जो डिसीजन था वो किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया। हाँ, रेकमेंड किसने किया था, WHO ने, हेल्थ लोगों ने, जो हेल्थ आपके प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने बोला कि लॉकडाउन लगाना चाहिए जिससे ये फैले ना। लेकिन लगाया किसने था, डिसीजन किसने लिया था, द लेजिस्लेटिव्स। यानी कि देयर शुड बी सम पर्सन, देयर शुड बी सम पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। पुलवामा में अटैक हुआ, उसको काउंटर करने के लिए किसने दिया था परमिशन, गवर्नमेंट ने। एक आई डोंट रिमेंबर वन, देयर इज वन वेरी फेमस, आई थिंक वेब सीरीज है या मूवी है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, दैट वाज, उसमें आप देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द वन हु हैड गिवन द परमिशन फॉर अटैकिंग पाकिस्तान। तो ऐसे जो आपके कोई भी हमारे सिक्योरिटी को लेकर, हमारे भलाई को लेकर, देयर शुड बी समवन हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा,
आपके प्रिंसिपल नहीं होंगे, आपके स्कूल में प्रिंसिपल नहीं होंगे, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट ऑल द रूल्स? टीचर्स सब अपनी मर्जी से पढ़ाएंगे, टीचर्स अपनी मर्जी से चेकिंग करेंगे, टीचर्स अपनी मर्जी से टेस्ट लेंगे. सो देयर इज समवन हु इज एक्चुअली गिविंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल. देन गवर्नमेंट आपको पता चेंज हो सकती है. टुडे इट इज बीजेपी, टुमारो इट मे बी समबडी एल्स. तो ये जो हमारे ऑर्डर्स हैं, जो हमारी भलाई के लिए बनाए हैं, हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट एंड लुक आफ्टर कि ये प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है? तो द एग्जीक्यूटिव्स. एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट्स में भी, दो स्टेट गवर्नमेंट्स में भी झगड़े होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा होता है, कॉमन पीपल का गवर्नमेंट के साथ भी झगड़ा होता है. एंड व्हेन सच कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज, तो जो हमारा जुडिशरी है वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. सो द अरेंजमेंट्स मेड इन ऑल डेमोक्रेसी टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशंस. अब मैं आपको बार बार बोल रही हूं, आप लोग भी तब से सुन रहे हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो लेजिस्लेटिव्स, legislature consists of the prime minister, the cabinet minister. अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके, बहुत लंबा चैप्टर है. द कैबिनेट इज जो प्राइम मिनिस्टर जिनको मेन पोर्टफोलियो देता है, जैसे एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है हमारा, डिफेंस मिनिस्टर कौन रहेगा, देन हु विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर. ये सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है, लेकिन वो जो मिनिस्टर्स हैं इस कैबिनेट के, they are the one who take the important decisions. मैम मैम Now ये लोग होते हैं अपने अपने मिनिस्टर. लाइक फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, शी टेक्स, मतलब उनको जैसे भी काम करना होता है, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिनिस्टर. एक्सटर्नल ही इज रिस्पॉन्सिबल. देन इनके नीचे आपने सुने होंगे एमपीज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? जो आपके पार्लियामेंट का मेंबर है. द राज्यसभा मेंबर्स, द लोकसभा मेंबर्स. एंड एमएलएज आपके होते हैं जो आपके स्टेट असेंबली के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. देन ऑल द सिविल सर्वेंट्स. अब ये सिविल सर्वेंट्स कौन है? वही आपके, व्हाट आई सेड, द आईएएस ऑफिसर्स, द आईपीएस ऑफिसर्स, all those who are applying for civil services, उनके थ्रू जो पास होकर आते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कोई डायरेक्टरेट होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ये जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं ये इंप्लीमेंट हो रहा है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, देन इट इज द courts which will decide. अब यहां तक तो आपका हो गया व्हाट आर दीज. अब आता है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट डू वी हैव, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल. देखिए बच्चा, इन मेनी ऑफ द कंट्रीज, in many of the countries there are different kinds of government. और ये एक गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि उनको किस तरीके का फॉर्म लेना है. कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिसाइडेड. in the constitutional design we had studied that India has borrowed many of its articles from different countries. Like it has taken the Bill of Rights from America, it has taken the presidential form from British, it has taken socialism from Russia, it has taken liberty and freedom from France. तो गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? एक पार्लियामेंट होना चाहिए जहां पे पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोग आकर जो है डिबेट करें
और उनका जो लीडर है ही शुड रूल द गवर्नमेंट, या प्रेसिडेंशियल जहां पर लोग इलेक्शन तो लेंगे लेकिन वो लोग किसी पार्टी को इलेक्ट नहीं करेंगे, दे विल बी इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। वहां पार्टी को इलेक्ट नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर क्या होता है, विच पार्टी इज गोइंग टू विन, वेदर इट इज बीजेपी, कांग्रेस, एपी, मतलब जनता दल, और वो पार्टी का जो भी लीडर होगा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। Whereas in a presidential form, we don't elect the parties, we elect the person. Like a US, whether it should be Trump or Biden, लड़ाई या फिर कंटेस्ट कंपटीशन बाइडेन और ट्रम्प के बीच में था। बाइडेन जीत गया तो उसकी जो पार्टी थी दैट फॉर्म द गवर्नमेंट, और उनका जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कांग्रेस। और हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट होते हैं, हम लोग जाते हैं पार्लियामेंट में, और हमने ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वी हैव टेकन इट फ्रॉम ब्रिटिश। ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है, दे आर, मतलब ब्रिटेन जो है, दे आर आल्सो हैविंग द पार्लियामेंट। तो वी हैव टेकन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और हमारे पार्लियामेंट में क्या है, वी आर हैविंग टू हाउसेस, the lower house and the upper house. Now you might be thinking that lower house का मतलब क्या होता है, छोटा? No. Lok Sabha is called as the lower house and Rajya Sabha is called as the upper house. लोक सभा में जो आपके मेंबर्स होते हैं, they are all the people's power, यानी कि जिनको हमने वोट से जिताया है। हमारे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो आपके, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उसके मेंबर्स, ऑपोजिशंस, ये सारे आपके लोकसभा में जाते हैं। एंड राज्यसभा आपका आता है, उसमें आपके 250 मेंबर्स होते हैं, बट इनको हम चूज नहीं करते, वी डोंट हैव एनी इलेक्शंस फॉर देम। इनका भी इलेक्शन होता है, लेकिन कैसे होता है, इनके इलेक्शंस होते हैं इनके स्टेट्स में, इनके स्टेट्स में। और ये जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ये प्रोपोर्शनेट होता है कि वो स्टेट कितना बड़ा है। लाइक स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन आपका महाराष्ट्र, इनके नंबर ऑफ मेंबर्स आपके ज्यादा होते हैं। वेयर स्टेट्स लाइक दिल्ली, गोवा, इनके एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यसभा में। तो ये जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इनको उनका जो स्टेट होता है, जब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो इनके जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं एंड देन दे सेंड इट टू राज्यसभा। एंड लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, दे आर द वन हु आर इलेक्टेड बाय अस थ्रू द इलेक्शंस। जो इलेक्शन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होता है, जैसे अभी मोदी जी हैं, उसको हम लोकसभा बोलते हैं, एंड जो स्टेट में होता है उनको हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेचर्स बोलते हैं। तो पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पर दो आपके हाउसेस हैं, वन इज द लोकसभा एंड द अनदर वन इज द राज्यसभा। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोअर हाउस बिकॉज इसमें जो लोग होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज फॉर द पीपल, लोक सभा। एंड राज्य मीन्स स्टेट, और इसमें जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स। नाउ व्हाट डू द पार्लियामेंट डू एंड व्हाई डू एनी कंट्री नीड अ पार्लियामेंट? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, that why do we need parliament? On your, in your book on the right side नीचे दिया हुआ है आपका that why any country needs parliament, because parliament हम किसी भी कंट्री का जो है फाइनल अथॉरिटी होता, हाईएस्ट अथॉरिटी, जहां आपके लॉस को डिबेट किया जाता है, उस पर
उसके प्लस, उसके माइनस, उसके फायदे, उसके नुकसान को डिबेट किया जाता. इवन द ऑपोजिशन टेक पार्टिसिपेशन. एंड देन जो पीपल्स यानी कि जो हमारे एमपीज हैं, उनका जो फाइनल डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग द लॉज आर मेड. या हो सकता है एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज करना हो या किसी लॉ को हटाना हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जम्मू कश्मीर का जो 370 था दैट वाज रिवोक, तो उसको हटाना हो वो. सेकेंडली, हमें पता है कि वी ऑल गिव द टैक्सेस. द गवर्नमेंट गेट द रेवेन्यू फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. जैसे रेल चलती है, हमारी ट्रेन्स चलती हैं, तो जो ट्रेन चलने से जो टिकट्स के पैसे आते हैं, रेवेन्यू, वो. फिर हम लोग अपने टैक्सेस देते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो. इन सब को कैसे संभालना है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको कैसे इन पैसों को संभालना है, बजट बनाना है फॉर एवरी मिनिस्ट्री. डिफेंस के लिए इतना बजट होगा, देन आपका टेली कम्युनिकेशन के लिए इतना बजट होगा, रेलवेज के लिए इतना बजट. मतलब बजट मतलब वो पैसा अलोकेट करते हैं कि वो पूरा साल उस पैसों से दे कैन, उसमें जो भी मतलब अपने अपने मिनिस्ट्री में जो चेंजेस लाना चाहते हैं दे कैन डू. तो ये सारा वहीं पर होता है. एंड इट इज़ द हाईएस्ट forum of discussion and debates on public issues and national policies. And that is why most of the democratic countries have some kind of authority. जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, in US we call it as Congress, जहाँ they all congregate मतलब assemble होते हैं, and किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो नेशनल इश्यू हो, अभी पैंडेमिक था, अभी जैसे वॉर चल रहा है यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, तो उससे रिलेटेड कुछ हो, एनी काइंड ऑफ डिस्कशन दैट वी वांट टू डू, दैट इज टेकन. So that is why we need parliament. Now in our parliament, as I have already told, Lok Sabha, House of the People, and Rajya Sabha, Council of States. In Lok Sabha, we have, आपके पेपर में आता है, differentiate between लोक सभा and राज्य सभा. तो इन लोक सभा we have 543 people जिनको हम elect करते हैं थ्रू इलेक्शंस, जब हमारे मतलब कि इलेक्शंस होते हैं. एंड जिस पार्टी को 2/3 पार मिल जाता है, 2/3, दे आर ऑल इलेक्टेड, दे बिकम द मेंबर्स. एंड इन राज्य सभा वी हैव 238, यानी कि दीज आर द प्रोपोर्शनेट. जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश बड़ा है तो वहां से आपके जो एमपीज हैं वो ज़्यादा होते हैं, महाराष्ट्र से ज़्यादा होते हैं, हरियाणा से कम होते हैं, दिल्ली से कम होते हैं, गोवा से कम होते हैं, बट टोटल 238 होते हैं. एंड देर आर 12 members who are nominated by the president of India. और ये 12 पता कौन होते हैं? They are not belonging to any state. They belong to different categories like education, sports, tourism, जिन्होंने उन फील्ड में बहुत कुछ किया होता है, entertainment. जैसे उन्होंने, जैसे जया बच्चन इज अ एमपी, इज एन एमपी, सचिन तेंदुलकर इज एन एमपी, ही इज अ राज्यसभा एमपी. So they are not nominated because they belong to any state. They are nominated because they have done exceedingly well in their own fields. स्वर्गीय जो लता मंगेशकर थी, she was also राज्यसभा MP. So they are nominated on the basis of the area they have been excelled. This is Sonal Mansingh, the famous dancer. तो ऐसे हमारे 12 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये जो लोकसभा है इनके लिए तो हमारा इलेक्शन होगा, जैसे 2019 में हुआ था, द नेक्स्ट विल बी इन 2024. बट जो राज्यसभा के होते हैं इनका कोई ईयर नहीं होता है.
इनका कोई ईयर नहीं होता है, दे आर इलेक्टेड व्हेनेवर इनका टेन्योर खत्म होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का खत्म हो जाएगा तो उनकी जगह किसको लेकर आना है? जो भी आपके उत्तर प्रदेश में मान लो 4 जने हैं, उनका टेन्योर खत्म हो गया तो उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन वहां इलेक्शन होगा, दे विल बी सेंडिंग इट। हमारा जो लोकसभा का जो ओवरऑल पीरियड होता है वर्किंग, वो है 5 इयर्स। 5 इयर्स से पहले भी आपका हो सकता है मिड टर्म पोल हो जाए, बट एटलीस्ट 5 साल पूरा होता है। जैसे 2014 में इलेक्शंस हुए थे, 2019 में हुए, अब 2024 में होंगे। लेकिन जो राज्यसभा के होते हैं वो होते हैं 6 इयर्स। 6 साल इनको काम करना पड़ता है। दे मे और मे नॉट बी री इलेक्टेड। व्हेन किसी वजह से प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। डिसॉल्व का मतलब डूबना नहीं होता, मतलब कि गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं। बट राज्यसभा इज परमानेंट, वी कैन नॉट डिसमिस द पीपल, क्योंकि वो आपका चलता रहेगा। दे आर ओनली नॉमिनेटेड पीपल, तो इसीलिए दे आर नॉट डिसमिस्ड, इट इज अ परमानेंट हाउस। पेपर में भी आता है why Rajya Sabha is called as a permanent house. So it is called as a permanent house because it is not dissolved. वहां के सारे जो MPs होते हैं, they don't resign immediately. Now you have seen that in the Lok Sabha I have written 2 members from Anglo-Indian. I have written 543 elected members plus 2 Anglo-Indians. Who are these Anglo-Indians? See, there were many people जो कि बाहर से आए थे and they settled in India. अब जो आपके बाहर से आए थे, they settled like Parsis, आपके गोवा के Parsis. तो दे आर ऑल एंग्लो, मतलब वो रहते हैं इंडिया के अंदर, इंडियंस हैं, बट दे वर ऑल इंग्लिश, दे सेटल्ड हियर। तो 2 मेंबर्स आपके उस कम्युनिटी के जो है प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। 530 आर फ्रॉम द स्टेट्स एंड मतलब कि 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरी से। टोटल हमारे 543 बनते हैं स्ट्रेंथ हमारा, और 2 आपके होते हैं एंग्लो इंडियंस। सो इन दिस मैनर द लोकसभा के जो मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड। बट यू नो, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं दे आर परमानेंट, लेकिन उसके बावजूद लोकसभा एक्सरसाइजेस मोर पावर देन राज्यसभा। ये ऐसा क्वेश्चन है बेटा which has come in the paper as a sure shot, that why does Lok Sabha exercise more power than Rajya Sabha? This is because जो लोक सभा है it is a power of people, whereas Rajya Sabha is the nominated people from legislative assemblies. और हम लोग किस में रह रहे हैं? We are living in democratic world, एंड डेमोक्रेसी का मतलब होता है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जो लोगों की आवाज है, लोगों का जो पावर है, इट हैज गॉट मोर पावर। तो कोई भी अगर लॉ बनाना हो तो सबसे पहले उसे लोकसभा के अंदर जो है डिबेट किया जाता है, एंड वंस लोकसभा उसको पास कर देती है, then it goes to Rajya Sabha. But Rajya Sabha cannot keep any issue for more than 14 days. वो उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि इसको कंप्लीटली हटा दो. It doesn't have the power.
अगर लोकसभा ने किसी बिल को, बिल का मतलब होता है बेटा, कोई बिल का मतलब वो बिल नहीं है जो हम देते हैं, यहां पर बिल का मतलब है एनी लॉ, जो लॉ बना नहीं है उससे पहले उसको हम बिल बोलते हैं। जब वो बिल पास हो जाता तो वो लॉ बन जाता है, जब वो बिल पास हो जाता तो वो लॉ बन जाता, उससे पहले हम उसको सिर्फ बिल बोलते हैं। तो जब बिल लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो मना नहीं कर सकती है। स्पेसिफिकली इन द मनी मैटर्स लोकसभा हैज मोर पावर। लेकिन इफ देयर इज एनी डिफरेंस, राज्यसभा आनाकानी कर रही है, तो देयर माइट बी अ, दोनों को बुला लिया जाता है और दोनों में 2/3 मेंबर्स का होना जरूरी है। मतलब 543 का 2/3 फ्रॉम लोकसभा एंड 250 का 2/3 फ्रॉम राज्यसभा का होना जरूरी है। देयर इज अ जॉइंट सेशन एंड फिर फैसला लिया जाता है, और इसीलिए लोकसभा हैज गॉट मोर पावर्स बिकॉज लोकसभा इज द पावर ऑफ पीपल। अगर किसी वजह से लोकसभा के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके किसी भी एक मिनिस्टर पर भी नो कॉन्फिडेंस आ गया, एक मिनिस्टर पर भी, then the entire cabinet along with the prime minister has to resign. whereas राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। So that is why in our country Lok Sabha is more powerful because it is the elected representatives of our country. This particular question you all have to learn very मतलब आपको रटना है, आप समझ सकते हो। Some of the questions are very important, like why do we need parliament? Then why is Lok Sabha more powerful than Rajya Sabha? Then अभी आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन भी कई स्कूल्स में आ चुका है, व्हाट आर द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड व्हाई इज इंडियन जुडिशरी कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट, ये वाला क्वेश्चन। मतलब ये सारे आपके जो है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। We will be continuing the next, that is difference between executives, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बट एग्जीक्यूटिव्स किस तरीके के होते हैं। वी हैव पॉलिटिकल एंड परमानेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाई आर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मोर पावरफुल। देन हम कहते हैं परमानेंट, सॉरी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनमें कौन कौन होता है, the different kind of cabinet ministers, minister of states, minister of independent charge, then the functions of parliament, prime minister, president, how president is elected in our country, ye, and ultimately why is judiciary very powerful and what does the judiciary do, ये सब हम लोग जो है इन आवर कमिंग सेशंस हम लोग पूरा करेंगे।